देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर अपना भरोसा जताया और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल इसी के साथ बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूक्रेन युद्ध पर अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की सेना के बीच फोन कॉल लीक हुआ है जिसमें रूस की सेना जर्मनी पर परमाणु हमले की बातचीत कर रही है। साथ ही बताया यह जा रहा है कि इस फोन कॉल में जर्मनी पर 3 जगह पर परमाणु हमले पर बातचीत की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पुतिन के परमाणु प्लान का इसी के साथ पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि रूस की सेना की बातचीत का जो ऑडियो है वो अब सामने आया है, लीक हुआ है। इसमें यूरोप पर हमले की बातचीत की गई है। यूक्रेन का हिस्सा लुहांस्क और डोनेस्क पहले से ही रूस के कब्जे में है और अब खबर यह सामने आ रही है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के शहर बाखमत पर कब्जे के लिए हमले और तेज कर दिए हैं। ऐसा हमला तब हो रहा है जब चारों तरफ एटमी हमले की लगातार बात हो रही है। यूक्रेन में तबाही और होगी, यूक्रेन में बर्बादी अभी और होगी, क्योंकि पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत युद्ध में झोंक दी है। पुतिन की सेना, जो यूक्रेन में जेलेंस्की की सेना से पलटवार का सामना कर रही थी, अब अपने खूंखार तेवर में दिखने लगी है। यूक्रेन से युद्ध के बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 2 बड़े शहर लुहांस्क और डोनेस्क पर कब्जा कर लिया। इरादा इन दोनों शहर से सटे बखमुट पर कब्जे का भी था, लेकिन 8 महीने से चल रहे युद्ध के बावजूद रूस की सीमा से सटे इस शहर पर कब्जा नहीं कर पाए। ये शहर रूस के लिए कितना अहम है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि ये शहर लुहांस्क से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। डोनेस्क से बखमुट की दूरी 85 किलोमीटर है, जो रूस की सीमा के बेहद करीब है। इस शहर पर जीत पुतिन के लिए बड़ी जीत साबित हो सकती है। पुतिन अपनी ताकत को लुहांस्क और डोनेस्क से आगे बढ़ाकर यूक्रेन में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे, लेकिन 8 महीने की लड़ाई के बावजूद इस शहर में रूस की सेना को मुंह की खानी पड़ी है। तो यूक्रेन के बाखमत में रूस ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला कर रहा है। लुहांस्क पर अपनी पकड़ मजबूत होने के बाद बाखमत पर रूस ने जमीन से तेज हमला कर दिया है। तो जेलेंस्की ने इसे पुतिन की सनक करार दिया है, जिस तरीके से यहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। बाखमत की लड़ाई रूस ने अब और तेज कर दी है। बखमुट पर रूस की सेना ने हमला तेज कर दिया है। इस शहर पर कई मिसाइलें दागी गई हैं। रूस बखमुट शहर पर 5 महीने से रॉकेट से हमला कर रहा है, लेकिन जैसे ही लुहांस्क में रूस की सेना की स्थिति मजबूत हुई तो बखमुट पर जमीन से भी हमला तेज कर दिया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बुधवार और बृहस्पतिवार को हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस सप्ताह राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि बखमुट के लिए रूस का लंबा अभियान उनकी सनक को प्रदर्शित करता है। पिछले महीने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्सों में लड़ाई केंद्रित रही। यूक्रेन के शहर खेरसॉन ने भयानक लड़ाई देखी, लेकिन जैसे ही बखमुट पर रूस ने अपने हमले तेज किए, इससे पुतिन का इरादा साफ हो गया। इस लड़ाई में जीत हासिल कर पुतिन की सेना युद्ध में बढ़त हासिल करना चाहती है, क्योंकि अगर रूस ने इस इलाके पर कब्जा किया, यूक्रेन की आपूर्ति श्रृंखला टूट जाएगी। यूक्रेन के दूसरे शहरों पर दबाव का मोर्चा खुल जाएगा। यही वजह है कि पुतिन की सेना बखमुट पर किसी हालत में जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि यूक्रेन की सेना पश्चिम से खेरसॉन को घेर रही है और नीपर नदी के पश्चिमी तट पर रूस की तलहटी पर हमला कर रही है, जो इस क्षेत्र को 2 अलग हिस्सों में बांट सकती है। तो बाखमत की लड़ाई रूस ने तेज कर दी है। रूस की कोशिश ये है कि वो इस शहर पर जल्द से जल्द कब्जा कर ले, लेकिन 8 महीने की कोशिश के बाद भी वो इसे अपने कब्जे में ले नहीं पाया है। चलिए आपको ये बताते हैं कि बाखमत रूस के लिए महत्वपूर्ण आखिर है क्यों।
तो बाखमत दरअसल वो शहर है जो रूस के लिए यूक्रेन का दरवाजा खोल देगा। इसके साथ ही रूस के लिए लुहांस्क और डोनेस्क को कंट्रोल करना आसान होगा। बाखमत शहर रूस की सीमा से बेहद करीब है। रूस की सेना तक आसानी से मदद पहुंचेगी। बाखमत पर रूस ने कब्जा किया तो यूक्रेन की सप्लाई लाइन प्रभावित होगी। इसके साथ ही पुतिन की सेना बाखमत पर पिछले 8 महीने से कब्जे की कोशिश कर रही है। और इन सब के बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप पर रूस की सेना बुरी तरह से भड़की हुई है। रूस के अंदर ही दोनों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। इसके साथ ही दावा यह किया गया है कि ऐसा तब हुआ जब वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने रूस की सेना पर सवाल खड़े कर दिए। युद्ध के मैदान में लगातार हार झेल रहे पुतिन को अब अपनों से ही धोखा मिल रहा है। जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही अब उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पुतिन की प्राइवेट आर्मी है जिसे वैगनर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, वो ही अब पुतिन के फैसलों पर सवाल खड़े कर रहा है। दावा है कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने रूस की सेना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी वजह से उनके हाथों से यूक्रेन के जीते हुए अहम इलाके निकलते जा रहे हैं। मतलब ये कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने ही सेना की रणनीति को खराब बता दिया। उन्होंने तंज किया कि रूसी सेना ऐसी ही लड़ती रही तो यूक्रेन से जीतने की बात भूल जाए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख की इसी बात ने रूस की सेना को भड़का दिया। पिछले 8 महीने से जंग लड़ रही पुतिन की सेना को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई उन पर उंगली उठाए। लेकिन पुतिन के खास और वैगनर ग्रुप के मालिक ने रूसी सेना के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जबकि उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी की जमकर तारीफ की। दावा किया कि जिस तरह से वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन में लड़ रहे हैं वैसा रूस की सेना नहीं कर रही है और इसी वजह से खार्किव और खरसोन जैसे शहरों में उसके पैर उखड़ गए। तो जो कभी पुतिन के खासम खास थे आज पुतिन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने यूक्रेन में हार का ठीकरा रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु पर फोड़ दिया है और यही बात पुतिन को अब बुरी लग गई है। तो रूसी सेना पर सवाल खड़े करना पुतिन को भी पसंद नहीं आया। पिछले 8 महीने से जंग लड़ रही पुतिन की सेना को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उन पर कोई उंगली उठाए। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि उनके वैगनर ग्रुप के लड़ाके पूरी ताकत से लड़ रहे हैं क्योंकि उनको रूसी सेना से ज्यादा सख्त और आधुनिक ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने वैगनर ग्रुप के जवानों को रूसी सेना से बेहतर बताया। दावा किया कि वो जानते हैं कि जंग कैसे जीती जाती है और इसके साथ ही वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने यूक्रेन में हार का ठीकरा रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु पर फोड़ दिया और दावा किया गया कि यही बात रूस की सेना को बुरी लगी, जिसके बाद वो उसी वैगनर ग्रुप के खिलाफ दिखाई दे रही है जिसे रूसी सेना ने ही बनाया है। और इस ग्रुप के मालिक का दावा है कि वो रूसी सेना से ज्यादा घातक है। वो जब हमला करते हैं तो दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप की तारीफ और रूसी सेना पर सवाल खड़े करना पुतिन को भी पसंद नहीं आया, क्योंकि दावा है कि जंग के मैदान में वैगनर ग्रुप पुतिन के आदेशों को हवा में उड़ाकर खुद ही फैसले ले रहा है। यहाँ तक कि पूर्वी यूक्रेन में इस ग्रुप के लड़ाकों ने तो पुतिन के सैनिकों के साथ मिलकर लड़ने से इनकार कर दिया, जिसका सीधा मतलब है पुतिन की सत्ता को चुनौती देना। प्रिगोजिन ने तो रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु का भी मजाक उड़ा दिया, जिससे वो भी वैगनर ग्रुप से खार खाए बैठे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन से जंग के बीच यही पुतिन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि रूस में ही उनके 2 करीबी टकराने को तैयार बैठे हैं और अगर ऐसा हो गया तो फिर रूसी सेना और वैगनर ग्रुप में ही जंग छिड़ जाएगी।
और इसके साथ ही दावा यह भी किया गया है कि यही बात रूस की सेना को बुरी लगी है, जिसके बाद वो उसी वैगनर ग्रुप के खिलाफ लड़ाई भी दिखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, रूसी सेना ने ही इस ग्रुप को बनाया और अब वही रूसी सेना के खिलाफ खड़ा हो गया है, और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पुतिन के हर आदेश का पालन करना है, चाहे इसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। तो ये ग्रुप दुनिया भर में अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता है और इसे पुतिन की कसाई ब्रिगेड भी कहते हैं। दरअसल वैगनर ग्रुप में ज्यादातर सैनिक रूसी सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं, जिनकी कमान पुतिन ने अपने बेहद खास येवगेनी प्रिगोजिन को सौंपी है। अब माना यह जाता है कि पुतिन के किराए के ये सैनिक खूंखार जवानों की एक ऐसी फौज है जो कि किसी भी नियम कायदे कानून को मानते नहीं है। जैसे जैसे महायुद्ध शोर पकड़ रहा है, रूस के साथियों में बगावत भी अब तेज होने लगी है। कभी रूस के लिए मर मिटने वाला वैगनर ग्रुप अब पुतिन से छिटकने लगा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप ने रूस यूक्रेन युद्ध में अपना कदम अब पीछे कर लिया है, और वाकई अगर ऐसा है तो फिर महायुद्ध में पुतिन की अपनों के सामने बड़ी हार होगी। महायुद्ध में पुतिन के दो वफादार थे, एक रमजान कादिरोव, दूसरा वैगनर ग्रुप। दोनों खूंखार, दोनों पुतिन के लिए जान देने वाले। इसी वजह से इन्हें दुनिया ने जाना पुतिन का दोनों हाथ। कादिरोव, जिसका नाम ही उसके आतंक की कहानी बयां करता है, दिमाग लोमड़ी से तेज, नजर बात से सटीक और चाल में चीता भी मात खा जाए, ऐसा नाम है रमजान कादिरोव। वैगनर ग्रुप यानी वो प्राइवेट आर्मी जो अपने खूंखार रवैये के लिए जानी जाती है। इस ग्रुप के लड़ाके अपनी बेदर्दी के चलते दुनिया भर में बदनाम है। जंग में दुश्मन के किले में कैसे घुसना है, टारगेट को कैसे मिटाना है और जीत कैसे हासिल करनी है, ये ही उसका काम है। लेकिन अब पुतिन और वैगनर ग्रुप में नफरत की खाई गहरी हो रही है। जैसे जैसे महायुद्ध का दायरा बढ़ रहा है, मिसाइलों की गरज तेज हो रही है, ड्रोन अपना दम दिखा रहे हैं, वैसे वैसे पुतिन के घर में कलह भी आसमान छू रही है। तनाव बढ़ने लगा है और पुतिन अकेले पड़ने लगे हैं। पश्चिमी मीडिया पुतिन के अपनों के बागी होने का दावा कर रही है। खबर यह है कि जिस कंधों पर बंदूक रखकर पुतिन दुश्मन देश का सामना कर रहे हैं, वो कंधे अब पुतिन का साथ देने से कतरा रहे हैं। इसमें सबसे आगे है वैगनर ग्रुप। युद्ध शुरू होने के बाद से कई बार वैगनर ग्रुप के बारे में चर्चाएं शुरू हुई। वैगनर ग्रुप वही ग्रुप है जिसके लड़ाकों को पुतिन की प्राइवेट आर्मी माना जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो खूंखार जवानों की डेडली आर्मी। पुतिन वैगनर ग्रुप के इन लड़ाकों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहे हैं और यूक्रेन में नया कब्रिस्तान बना रहे हैं। पुतिन की इस खूंखार सेना को उसका लेफ्ट हैंड माना जाता है, जो पुतिन के लिए वो सब करती है जिसकी उन्हें ख्वाहिश रहती है। ऐसे में वैगनर ग्रुप के साथ पुतिन का बिगड़ता आंकड़ा युद्ध में पुतिन के लिए नई चुनौतियों की वजह बन सकता है। वैगनर ग्रुप किराए पर फाइटर्स देने वाला एक रूसी नेटवर्क है, जिसका कागजों और दस्तावेजों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। किराए के इन सैनिकों के पास रूस की सेना जैसे हथियार नहीं होते हैं। वैगनर ग्रुप के इन जवानों को मिशन पूरा होने के बाद तैनात किया जाता है। वैगनर ग्रुप के इन जवानों को मिशन पूरा होने के बाद भुगतान किया जाता है। वैगनर ग्रुप को लेकर यह तक कहा जाता है कि पुतिन के एक इशारे पर यह दुश्मन को मिट्टी में मिला देते हैं, शहर के शहर चंद घंटों में बारूद से भर देते हैं। लेकिन अब खूंखार जवानों की प्राइवेट आर्मी पुतिन को आंखें दिखा रही है। जिस प्राइवेट आर्मी के दम पर पुतिन अब तक युद्ध के मैदान में यूक्रेन को धमकाते रहे हैं, अपने लड़ाकों का जोश दिखाते रहे हैं, यूक्रेन को हराने के सपने दिखाते रहे हैं और यूक्रेन में बारूदी बवंडर मचाते रहे हैं, तो क्या वैगनर के रूठने से वो सब अब खत्म हो जाएगा? और उधर पुतिन का राइट हैंड कहलाने वाला कादिरोव यूक्रेन के लगातार हमलों से बौखला गया है।
और पूरी दुनिया भर के मुसलमानों से अब समर्थन मांगता दिखाई दे रहा है। लोगों की नाराजगी और वैगनर ग्रुप से दूरी से पुतिन की युद्ध नीति को कमजोर कर सकती है। अमेरिका की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूसी कारोबारी यवगेनी पुतिन के आदेशों के खिलाफ दरार पैदा कर रहे हैं। यवगेनी वही शख्स हैं जिन्होंने वैगनर ग्रुप को खड़ा किया है। वैगनर ग्रुप को हमेशा से ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। इतना ही नहीं, यवगेनी पुतिन के इतने करीब रहे हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। यानी कल तक पुतिन की हाँ में हाँ मिलाकर दुश्मन देश पर टूट पड़ने वाली प्राइवेट आर्मी अब यवगेनी के इशारे पर आगे की रणनीति तय करेगी, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन से युद्ध की वजह से पुतिन पश्चिमी देशों के निशाने पर आ गए हैं और मोबिलाइजेशन के आदेश के बाद से रूस की जनता भी पुतिन से खुश नहीं है। जनता की नाराजगी और वैगनर ग्रुप से दूरी पुतिन की युद्ध नीति को कमजोर कर सकती है। अगर वाकई वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर दिया तो ये पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। वैगनर ग्रुप का इतिहास क्रूर और खूंखार योद्धाओं वाला रहा है। वैगनर ग्रुप साल 2014 में बना था। इंटेलिजेंस अफसर दिमित्री उतकिन ने यूक्रेनी अलगाववादियों को समर्थन देने के लिए वैगनर ग्रुप की स्थापना की थी। तब से ये ग्रुप अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट में रूस और उसके सहयोगियों के हितों का प्रतिनिधित्व कर चुका है। इस ग्रुप ने सीरिया के गृह युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद की ओर से जंग लड़ी थी। तो जैसे जैसे यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, रूस को चुनौती दे रहा है, रमजान कादिरोव बौखला गया है। रमजान कादिरोव ने मुसलमानों से युद्ध में शामिल होने की अपील की है। वैगनर ग्रुप के युद्ध में पीछे होने से पुतिन की ताकत पहले से ज्यादा कमजोर हुई है। यूक्रेन की जंग की शुरुआत में सैकड़ों सैनिकों की जान गंवाने वाला रूस कैदियों के सहारे महायुद्ध में कूद गया था। पुतिन ने कैदियों को ऑफर दिया था कि अगर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते हैं तो उन्हें जेल से आजादी मिल जाएगी। कैदियों और उनके रिश्तेदारों के बीच हुई बातचीत में रूस के इस प्लान का खुलासा हुआ है। इन रूसी कैदियों में से कई युद्ध के दौरान घायल हो गए और वो अपने घरों में वापस लौट आए। पश्चिमी मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में एक शख्स ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए बताया कि मेरे बेटे की उम्र 22 साल है, जो वैगनर ग्रुप में लड़ने के लिए भर्ती किए गए हजारों रूसी कैदियों में से एक है, जिसे जेल से आजादी के बदले में युद्ध के मैदान में लड़कर सजा कम करने की पेशकश की जा रही है। मेरा बच्चा चोर है, हथियारा नहीं। उसे राजनीति और यूक्रेन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बावजूद जबरदस्ती ही उसे भर्ती करने का दबाव बनाया गया। जाहिर है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करते हुए रूस के सैनिकों की तादाद काफी कम हो गई थी, जिसके बाद वैगनर पुतिन के लिए गेम चेंजर बनकर आए। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश और टैंकों के धमाकों ने युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन अब पुतिन की इस प्राइवेट पलटन के नाराज होने से पुतिन परेशानी में घिर सकते हैं। वैगनर को लेकर पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन के खिलाफ जो कैदी मैदान में उतरे हैं उसमें से ज्यादातर हत्यारे, बलात्कारी और ड्रग्स माफिया हैं, जिन्हें रूस के दक्षिणी इलाके रोस्तोव में 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद मैदान जंग में उतारा जाता है। इतना ही नहीं, जंग लड़ने के बदले हर प्राइवेट सैनिक को करीब 17,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप में करीब 6,000 खूंखार लड़ाके हैं। ये बात हुई पुतिन के एक मजबूत हाथ के बागी होने की, तो दूसरा हाथ यानी रमजान कादिरोव यूक्रेन को बढ़ता देख बौखला गया है और युद्ध को जिहाद बता रहा है। रमजान कादिरोव ने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि मुसलमान शैतानी ताकतों से लड़ें, रूस के मुसलमान जंग का हिस्सा बने। Это большой джихад. Это большой джихад, который мы все должны участвовать. И мы не остановимся дома. Мы будем убивать их дома, где бы они находились дома. Какая разница, кто им помогает, что Америка что дома, или Европа дома. Вы вообще о чем вы беспокоены дома? Что у них разве есть дома столько возможностей дома? Столько сил, средств нет у них дома.
मतलब साफ है और ये इशारा भी कि महायुद्ध के मैदान में खड़ी पुतिन की पलटन यूक्रेन के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रही है। वैगनर जैसी खूंखार सेना का कदम पीछे लेना और पुतिन के खिलाफ ही मैदान तैयार करना इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं उसे भी जंग के अंजाम का अंदाजा हो चुका है। वैसे रमजान कादिरोव जैसे सेनापति का रूस समेत दुनिया भर के मुसलमानों से मदद मांगना मैदान जंग में उसके डर को बता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, पुतिन ने परमाणु हमले से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। तो नेटो देशों को पुतिन पर भरोसा नहीं है। पुतिन ने फिलहाल परमाणु हमले से इनकार कर दिया है और साफ तौर पर कहा कि नेटो देशों पर हमें भरोसा नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुतिन ने परमाणु हमले से साफ तरीके से इनकार किया और वॉशिंगटन डीसी से लेकर क्रेमलिन तक में खलबली मची हुई है। पुतिन के न्यूक्लियर अटैक से इनकार की थ्योरी ना अमेरिका को पच रही है और ना यूक्रेन को। तो ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि पुतिन के परमाणु हमले से इनकार करने के बाद बाइडेन और ज़ेलेंस्की को खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन हो गया उल्टा। पुतिन की नो न्यूक्लियर के निर्णय से अमेरिका भी डरा हुआ है और यूक्रेन भी। ये डर इसलिए है कि पुतिन जो कहते हैं वो करते नहीं और जो नहीं कहते हैं वो भी कर गुजरते हैं। Лізуть, ми відбиваємо їх, обороняємо свої позиції. ज़ेलेंस्की के सिपाही की तरह हजारों हैं जिनकी जिंदगी युद्ध की चक्की में पिस रही है। दिमित्री अपने बच्चों से मिलना चाहता है, कह रहा है कि वो अपने बच्चों के चेहरे तक भूल चुका है। Головне ціль їхня взяти Донецьку область, тобто хоч щось зробити. Хоч якісь у них були такі масивні успіхи, показати зі своєї сторони, що вони щось можуть. दिमित्री घर जाना चाहता है तो अलेक्जेंडर को भविष्य की चिंता सता रही है। आगे युद्ध में क्या पड़ा है, अलेक्जेंडर को ठीक से नींद नहीं आ रही। और इस बीच एक सच है जिससे किसी भी वक्त पूरी दुनिया का सामना हो जाए। ये सच इतना भयानक, दर्दनाक और घातक है कि मॉस्को टू वॉशिंगटन डीसी वाया कीव एक डर का आलम है, एक खौफ है। माहौल इस कदर भारी है जैसे कोई बड़ी तबाही आने वाली है। इस तबाही का संकेत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया। आज पुतिन के एक एक शब्द को आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक का बटन किसी भी वक्त ऑन हो सकता है। बाइडेन और पुतिन बिना लाग लपेट साफ शब्दों में ये बता चुके हैं। Единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства, это Соединенные Штаты Америки. Они сделали это дважды в отношении Японии. С какой целью? Военной целесообразности не было вообще никакой. Ноль. तो क्या पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ कुछ घंटों में ही परमाणु हमला करने की रणनीति पलट दी? क्या अब यूक्रेन को अब इसका डर नहीं कि पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं? क्या अमेरिका ने मान लिया है कि रूस इस जंग में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या परमाणु बम गिराने के प्रभाव को पुतिन बाइडेन ने समझ लिया है? आखिर माजरा क्या है? क्योंकि 2 दिन पहले ही पुतिन परमाणु अभ्यास में शिरकत करते हैं। बाइडेन एलीट सेना को यूरोप रवाना करते हैं और बस 48 घंटों में पुतिन परमाणु बम गिराने की आशंका सिर्फ अमेरिका की ओर से बता देते हैं। तो पुतिन के परमाणु दावे पर यूरोपीय देशों को यकीन नहीं हो रहा। कुछ दिनों पहले ही परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी बॉम्बरों को नेटो देशों की सीमा के नजदीक देखा गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि फिर पुतिन ने ऐसा क्यों कहा कि यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक की उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। सवाल है फिर पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आने वाला दशक दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है? क्योंकि अगर परमाणु वॉर की आशंका ही नहीं तो फिर खतरा किसका है? क्या पुतिन परमाणु बम गिराएंगे
पश्चिमी देशों ने इसे प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया है। पुतिन के परमाणु वाले पिछले बयान देखें तो इसकी तस्दीक नहीं होती, क्योंकि खुद पुतिन न्यूक्लियर अटैक के ऑप्शन को लेकर अपनी मंशा जता चुके हैं। सवाल है, फिर पुतिन ने ऐसा क्यों कहा कि यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक की उनकी कोई प्लानिंग नहीं है? लेकिन आने वाले दिन दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं। पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में पुतिन की लड़ाई पश्चिमी देशों और अमेरिका से है। रूस सोवियत रूस के दौर से ही पश्चिमी देशों या अमेरिका का दुश्मन रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका दुनिया का अकेला दादा हो गया और दुनिया को मान लिया गया कि वो अब दो ध्रुवीय नहीं, अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय हो गई है। मतलब अमेरिका के सामने अब कोई नहीं। पुतिन ने अपनी पूरी जिंदगी में अमेरिकी सुप्रीमेसी को कभी नहीं माना और नाटो के फैलाव को रोकने की हर संभव कोशिश की है। यूक्रेन जंग भी नाटो के विस्तार पर रोक की कोशिश है। इसीलिए पुतिन ने पहले ज़ेलेंस्की को समझाया, बुझाया और जब इस जिद पर अड़े रहे कि वो नाटो का सदस्य बनकर ही दम लेंगे, तो पुतिन ने यूक्रेन को हद बताने के लिए हमला कर दिया। लेकिन ये हमला धीरे धीरे लड़ाई और फिर भीषण लड़ाई में तब्दील हो गया है। ज़ेलेंस्की इतने भयावह युद्ध के बावजूद, यूक्रेन की इतनी तबाही के बाद, इतने सैनिकों की जान गंवाने के बाद, सिविलियंस के मारे जाने के बावजूद ताल ठोक रहे हैं। और ये अमेरिका के दम पर ही संभव है, क्योंकि यूक्रेन पर पुतिन के न्यूक्लियर अटैक का जवाब भी अमेरिका ही दे सकता है। ये वही यूक्रेन है जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन अब संप्रभु देश है। लेकिन इसकी संप्रभुता पर पिछले 8 महीनों से पुतिन ने ग्रहण लगा दिया है। अमेरिका को ये बात क्यों पचे, लिहाजा वो मानवता, संप्रभुता, मानवाधिकार के नाम पर रूस के सामने मैदान में है। और ये बिल्कुल शीशे सा साफ है कि ज़ेलेंस्की को यही अमेरिकी ताकत झुकने से बचा रही है। ज़ेलेंस्की इतने भयावह युद्ध के बावजूद, यूक्रेन की इतनी तबाही के बाद, इतने सैनिकों की जान गंवाने के बाद, सिविलियंस के मारे जाने के बावजूद ताल दे रही है। तो ये अमेरिका के दम पर ही संभव है, क्योंकि यूक्रेन पर पुतिन के न्यूक्लियर अटैक का जवाब भी अमेरिका ही दे सकता है। Захоплена територія стає вільною. Так завжди було в минулому, так точно буде в майбутньому. У майбутньому Херсону, Донбасу, Луганську, Криму. Бо завжди наша земля стає вільною. Спротив стає гордістю, боротьба стає перемогою, а Україна стає єдиною. Друга армія світу буде все меншою. Втрати ворога стануть дедалі більшими. Я впевнений, ворожа пропаганда не працює, провокації не діють, погрози. पुतिन के परमाणु दावे पर यूरोपीय देशों को यकीन नहीं हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी बॉम्बरों को नाटो देशों की सीमा के नजदीक देखा गया था। इसके अलावा रूस की परमाणु ट्रेन को भी यूक्रेन सीमा की ओर जाते देखा गया था। रूस ने यह भी धमकी दी थी कि वो अपने मित्र देश बेलारूस के लड़ाकू विमानों को परमाणु मिसाइल हमला करने के योग्य बनाने को तैयार है। पुतिन ने दलील दी कि दुनिया एक अहम मोड़ पर है, जहां पश्चिम अब मानव जाति के लिए अपनी इच्छा थोपने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करने की कोशिश करता है और ज्यादातर देश अब इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। पश्चिमी नीतियों से और अधिक अराजकता पैदा होगी। सवाल है, पुतिन की सफाई पर दुनिया को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पुतिन ने खुलेआम कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन पहले कई ऐसे मौके आए हैं जब पुतिन अपने वादे से मुकर गए। और पुतिन युद्ध की दशा और दिशा देखते हुए न्यूक्लियर अटैक की थ्योरी को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि पुतिन के परमाणु बम गिराने का हवा पश्चिमी मीडिया ने ही खड़ा किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। युद्ध में आगे क्या होगा, ये न तो यकीन के तौर पर पुतिन कह सकते हैं और न बाइडेन न ज़ेलेंस्की। 24 फरवरी को यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के ऐलान से एक दिन पहले तक पुतिन ने हमले से इनकार किया था। पुतिन ने तब कहा था कि रूसी फौज कॉम्बैट रेडीनेस को जांचने के लिए अभ्यास कर रही है। इस पर किसी भी देश को सवाल नहीं पूछने चाहिए। इसके बावजूद रूस की फौज ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पुतिन युद्ध की दशा और दिशा देखते हुए न्यूक्लियर अटैक की थ्योरी को खुद ही कमजोर कर रहे हैं।
लेकिन एक सच ये भी है कि पुतिन के परमाणु बम गिराने का हवा पश्चिमी मीडिया ने ही खड़ा किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। युद्ध में आगे क्या होगा, ये ना तो यकीन के तौर पर पुतिन कह सकते हैं और ना ही बाइडेन और ज़ेलेंस्की। लिहाजा कैलेंडर की बदलती तारीखों पर ही दुनिया की नजर जमी रही, क्योंकि पुतिन की वीरता, अमेरिका के हथियार और नाटो की पूरी काबिलियत मिलकर भी रूस को यूक्रेन वॉर में घाव तो दे सके, लेकिन उसे परास्त करने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये सत्य है कि जंग में पुतिन को भारी भरकम नुकसान हो चुका है। सैनिकों के मारे जाने के तौर पर, रूस के हथियारों की तबाही के तौर पर, रूस के आर्थिक नुकसान के तौर पर, लेकिन दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं मानेगा कि पुतिन यूक्रेन में हार जाएंगे, क्योंकि दुनिया को पता है कि दुनिया का सिर्फ एक धड़ा ही अमेरिका के बस में है। दूसरे धड़े को अमेरिका की दादागिरी बिल्कुल पसंद नहीं, और ये धड़ा न्यूक्लियर हथियार से संपन्न भी है और रूस के साथ खड़ा है। और बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है वो भी आप जान लीजिए। पुतिन ने यूक्रेन में 400 घातक ड्रोन भेजे हैं और ये ड्रोन यूक्रेन के आसमान पर मंडरा रहे हैं। तो अमेरिका ने भी सीक्रेट बेस पर ये ड्रोन भेजे हैं, जो कि अब पुतिन ने यूक्रेन में भेजे 400 ड्रोन। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है कि ईरानी ड्रोन का किस तरीके से यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है पुतिन की तरफ से। तो यूक्रेन को अमेरिका की मदद, क्योंकि अमेरिका ने भी सीक्रेट बेस के ऊपर तैनात कर दिया है ड्रोन अपना। तो देखिए, एक तरफ परमाणु हमले का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ हाईटेक युद्ध भी छिड़ा हुआ है। फाइटर ड्रोन युद्ध में तबाही मचा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन में आत्मघाती ड्रोन के नाम से कुख्यात कामीकेज का दूसरे बैच यूक्रेन मोर्चे पर भेज दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी मीडिया में दावा यह किया जा रहा है कि रूस के ड्रोन का तोड़ जल्द ज़ेलेंस्की को मिलने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट से आपको पता लग पाएगा कि अमेरिका ने अपने सबसे घातक शिकारी ड्रोन को रूस के करीब कहां तैनात किया है। आप ये भी जानिए इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए कि ड्रोन के बाद ईरान पुतिन को कौन सी मिसाइल का गिफ्ट देने जा रहा है। ड्रोन से बरसते बम, ड्रोन से ताबड़तोड़ दागी जा रही मिसाइल, ड्रोन से अंधाधुंध फायर होते रॉकेट। ड्रोन ने ही इस युद्ध को अलग बना दिया है, क्योंकि हाईटेक हथियार की काट यूक्रेन के पास नहीं थी। रूस के आत्मघाती उड़न दस्ते से खार्किव तक बारूदी बवंडर ला रहे हैं, मगर इस अटैक का तोड़ अब ज़ेलेंस्की को मिल गया है। रूस के ड्रोन आर्मी के खिलाफ सुपर पावर एक्शन में आ गया है। सुसाइड ड्रोन से हमले के बाद अमेरिका और रूस में टकराव का पूरा माहौल बन गया है, क्योंकि पुतिन ने अब यूक्रेन युद्ध को ड्रोन फोर्स के हवाले कर दिया है। Випущено понад 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, 2 ударних вертольоти К-52 і черговий штурмовик Су-25. Загалом, за цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів. Але ми боремось, будемо збивати біль. जिस ड्रोन ने कीव को दहलाया था, जिस ड्रोन ने 28 लोगों को बारूदी धमाके में उड़ाया था, उसी ड्रोन का दूसरा दस्ता पुतिन ने मोर्चे पर भेजकर हाहाकार मचा दिया है। इस बार यूक्रेन में अटैक के लिए 400 ड्रोन का झुंड मंडरा रहा है।
ये ऐसे फिदाइन ड्रोन हैं जिनका हमला कभी खाली नहीं जाता। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ईरान मेट आत्मघाती ड्रोन से युद्ध में कहर बरपा रहा है। वहीं रूस इस दावे को खारिज कर रहा है कि उसने ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए किया है। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस ने इस्कंदर मिसाइलों की बौछार कर रखी है। अंधाधुंध बरसते अग्निबाणों ने यूक्रेन को धुआं कर दिया है। खूनी संघर्ष में रूस के रॉकेट अटैक बेहद असरदार साबित हो रहे हैं। लेकिन खैरसैन में रूस चारों खाने चित होने वाला है। अमेरिका ने अपना लड़ाकू ड्रोन रूस बॉर्डर के करीब भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के ड्रोन जंग में आए तो क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने अपना लड़ाकू ड्रोन रूस बॉर्डर के करीब भेज दिया है। सुपर पावर के विध्वंसक ड्रोन ने उड़ान भरने के बाद कहां लैंडिंग की है, इसका खुलासा नहीं किया है। जो जानकारी साझा की गई उसके मुताबिक यूएस एयरफोर्स के MC-130J सुपर हरक्यूलिस कार्गो से MQ-9 रिपर फाइटर ड्रोन की एक बड़ी खेप गुप्त सैन्य अड्डे तक पहुंचाई गई। ये सभी ड्रोन फ्लोरिडा के एगलिन एयरफोर्स बेस के फील्ड 6 में मौजूद थे, जहां से इन्हें 17 से 20 अक्टूबर तक चले युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया था। MQ-9 रिपर ड्रोन ने ईंधन भरने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की थी। एमराल्ड फ्लैग ड्रिल में हिस्सा लेने के बाद अमेरिका के ड्रोन को सीक्रेट बेस पर रखा गया है। मतलब यूरोप में वॉर रिहर्सल के लिए लाए गए अमेरिका के ड्रोन की वापसी नहीं करवाई गई। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका ने अपने जंगी ड्रोन को यूरोप में ही क्यों रोका? क्या यूरोप में ड्रोन हमलों में आई तेजी के बाद सुपर पावर अपने लड़ाकू ड्रोन को जंग के मैदान में उतार सकता है? क्या अमेरिका का ड्रोन रूस के कामिकाज़े ड्रोन को टक्कर दे सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के ड्रोन जंग में आए तो क्या होगा? इन पहेलियों को सुलझाएं, उससे पहले युद्ध क्षेत्र के विध्वंसक दृश्य देखिए। ये इस्कंदर मिसाइलों का ताप है। आग उगलती मिसाइलें जब फटती हैं तब बारूद का ऐसा तूफान आता है जो सब खाक में मिला देता है। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस ने इस्कंदर मिसाइलों की बौछार कर रखी है। अंधाधुंध बरसते अग्निबाणों ने यूक्रेन को धुआं कर रखा है। खूनी संघर्ष में रूस के रॉकेट अटैक बेहद असरदार साबित हो रहे हैं। और यूक्रेन पर रूस ने हर गुजरते दिन के साथ हमले तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ड्रोन हमलों की जड़ी सिर्फ इसलिए लगा रखी है क्योंकि उसके मिसाइल गोदाम करीब अब खाली हो चुके हैं। और इसी के बीच बेगुनाहों पर ड्रोन अटैक के आरोपों से इंटरनेशनल बिरादरी भी एक्शन में अब आ गई है। पुतिन के MiG-31 जेट ने ज़ेलेंस्की के Su-24 को एक हमले में कबाड़ में तब्दील कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि एयर बैटल और मिसाइल अटैक में रूस हावी है, लेकिन जमीनी लड़ाई में रूस को झटका लग रहा है। इसी वजह से रूस की फोर्स ने कब्जे वाले इलाके में नागरिकों के फोन की जांच तेज कर दी है। वहीं पश्चिमी मीडिया में हैरत अंगेज दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ड्रोन हमलों की जड़ी इसलिए लगा रखी है क्योंकि उसके मिसाइल गोदाम करीब खाली हो चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द अपनी फतह मिसाइलों की खेप रूस भेजने की योजना पर काम कर रहा है। ये ट्वीट देखिए जिसमें दावा किया गया है कि ईरान कौन सी मिसाइलें रूस भेज सकता है। ईरान के पास शॉर्ट रेंज मिसाइलों की भरमार है। ईरान इन मिसाइलों को अंडरग्राउंड अड्डों पर छिपा कर रखता है, मगर दावा किया जा रहा है कि मुश्किलों में घिरे पुतिन के लिए ईरान ने अपने मिसाइल गोदाम के गेट खोल दिए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि लड़ाई अब हाईटेक होगी, विनाशकारी होगी। अब तक ड्रोन अटैक में जितनी जानें और नुकसान हुआ उसकी झलक भर रूह कपाने वाली है। रूस ने 10 अक्टूबर को राजधानी कीव समेत 9 शहरों पर 83 मिसाइलें बरसाई थी। इसमें 12 लोग मारे गए थे। 17 अक्टूबर को कामिकाज़े ड्रोन से कीव को दहलाया गया, जिसमें 3 की मौत हुई और 18 जख्मी हुए। रूसी ड्रोन हमलों में सूमी में 6 लोग मारे गए थे। इसके बाद यूक्रेन ने रूस के 12 ड्रोन को मिसाइल से उड़ाने का दावा किया। ड्रोन की बर्बादी के बाद रूस ने हर गुजरते दिन के साथ हमले तेज कर दिए। इसी बीच बेगुनाहों पर ड्रोन अटैक के आरोप से इंटरनेशनल बिरादरी भी एक्शन में आ गई है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ड्रोन अटैक की जांच की मांग की गई है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से जांच की मांग की है। वहीं रूस ने जांच की मांग को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। और वहीं यूक्रेन के खिलाफ जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके, जिन्हें कहर का दूसरा नाम कहा जाता है, अब बड़ी शिकस्त खाने लगे हैं। यूक्रेन की तरफ से खैरसेन में 40 से ज्यादा चेचन लड़ाकों को मारने का दावा किया गया था, जिसके बाद अब खुद रमजान कादिरोव ने यह माना है कि उनके 23 लड़ाके युद्ध के मैदान में मारे गए हैं। खैरसोन में ये चेचन लड़ाके एक बिल्डिंग में छिपे थे, जिन्हें मिसाइल से उड़ा दिया गया। खैरसोन में पुतिन की सेना बीते 1 महीने में हारती हुई दिखाई दे रही है और अब इस बार यूक्रेन का वार खूंखार चेचन लड़ाकों पर हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या कादिरोव का गुस्सा फूटने वाला है? तो कादिरोव के इस कबूलनामे को जंग में रूस की सेना की बढ़ रही परेशानी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना के हाथों बुरी तरीके से मार खा रही है और उसके हाथ से जीते हुए इलाके भी फिसलते जा रहे हैं। लेकिन रमजान कादिरोव जब भी सामने आए, उन्होंने यही दावा किया कि वो यूक्रेन को घुटनों पर लाकर रहेंगे। यूक्रेन ने दावा किया था कि उनके हमले में 40 से ज्यादा चेचन लड़ाके मारे गए थे। यूक्रेन के मुताबिक कादिरोव के वो लड़ाके एक बिल्डिंग में जमा हुए थे ताकि खेरसोन में यूक्रेन की सेना पर बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब हो पाते, यूक्रेन ने भी हमला कर दिया। उनकी मिसाइलों ने उस बिल्डिंग को धराशायी कर दिया जहां चेचन लड़ाके मौजूद थे। हालांकि तब रमजान कादिरोव की तरफ से अपने जवानों के मारे जाने पर एक बयान तक नहीं आया था। लेकिन अब कादिरोव इस बात को मान रहे हैं कि यूक्रेन ने उनके चेचन लड़ाकों पर अब तक का सबसे जोरदार हमला किया है। कादिरोव के इस कबूलनामे को जंग में रूस की सेना की बढ़ रही परेशानियों से जोड़कर देखा जा रहा है, जो यूक्रेन की सेना के हाथों बुरी तरह मार खा रही है। उनके हाथ से जीते हुए इलाके भी फिसलते जा रहे हैं। लेकिन रमजान कादिरोव जब भी सामने आए, उन्होंने यही दावा किया कि वो यूक्रेन को घुटनों पर लाकर रहेंगे और इसके लिए हर बार उन्होंने अपने चेचन लड़ाकों पर भरोसा जताया। लेकिन माना जा रहा है कि ये पहली बार है जब वो इस बात को मान रहे हैं कि यूक्रेन ने उन्हें तगड़ी चोट दी है। चेचन कमांडर ने इसको माना है कि 27 अक्टूबर को हुए यूक्रेन के हमले में उनके 23 चेचन लड़ाके मारे गए, जबकि बिल्डिंग में मौजूद 58 से ज्यादा लड़ाके बुरी तरह घायल हो गए। यूक्रेन का दावा जहां 40 कमांडो के मौत के घाट उतारने का है, तो वहीं कादिरोव भले ही मौत का आंकड़ा 23 बता रहे हों, लेकिन ये तो सच है कि यूक्रेन की जंग पुतिन के साथ ही कादिरोव को भी भारी पड़ रही है और यूक्रेन की सेना के हौसलों के आगे रूस की सेना पस्त पड़ती दिख रही है। तो 8 महीने से चली आ रही रूस यूक्रेन की जंग में रूस के सरकारी मीडिया ने जो दावा किया है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रूस की मीडिया का दावा है कि यूक्रेन रूस की छवि बिगाड़ने के लिए नकली इस्कंदर मिसाइल तैयार कर रहा है और उसकी प्लानिंग है कि यूक्रेन के चर्नोबिल परमाणु प्लांट के आसपास उससे धमाका किया जा सके और धमाके पर पूरा ठीकरा रूस के सिर बढ़ दिया जाए। महायुद्ध के बीच यूक्रेन अब ऐसी चाल चलने जा रहा है जिसके बाद पुतिन चौतरफा घिर जाएंगे। अगर ज़ेलेंस्की अपनी साजिश में कामयाब हुए तो पुतिन दुनिया में विलन बन जाएंगे। बस एक धमाका होगा और पुतिन फंस जाएंगे। दरअसल यूक्रेन के खुद पर डर्टी बम फोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाने के बाद रूस ने एक बार फिर से बेहद सनसनीखेज दावा किया है। रूस के सरकारी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से खबर छापी है कि यूक्रेन नकली इस्कंदर एम मिसाइल बनाने में लगा है। इस्कंदर एम मिसाइल रूस की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे उसने जमकर यूक्रेन पर दागा है। और अब रूस का कहना है
कि यूक्रेन उस मिसाइल का नकली नमूना तैयार करके उसमें घातक परमाणु पदार्थ भर के उसे अपने ही चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के ऊपर फोड़ने वाला है। रूस की सरकारी मीडिया के इस दावे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, क्योंकि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जहां आज से 36 साल पहले दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था और आज भी वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। रूस का कहना है कि पुतिन को फंसाने के लिए जेलेंस्की चेर्नोबिल में बहुत ही शातिर परमाणु चाल चलने वाले हैं। उसका दावा है कि यूक्रेन जानबूझकर खुद पर हमला करके उसका ठीकरा रूस पर फोड़कर उसे विलेन बनाने की साजिश बुन रहा है और इसके लिए यूक्रेन ने रूस के ही हथियार इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल को अपना हथियार बनाया है।